हमारे बाजार के महारथी, मार्केट के महारथी सेगमेंट में आज देवना मेहरा, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन, जुड़ रही है हमसे बातचीत करने के लिए। देवना, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मैं याद कर रहा था आपकी पिछली बात जब आप आई थी हमारे चैनल पे, इस शो में, करीब 2-3 महीने पहले की बात होगी शायद, कि आप कह रही थी कि अजय, सबसे बड़ा रिस्क इस बाजार में ये हो सकता है कि अगर हम एडिक्वेटली इन्वेस्टेड ना हो, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव्स प्राइस इन हो गए और उसके बाद से अच्छी रिबाउंड आई। इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड ऑफ द मार्केट तो काफी जबरदस्त रिबाउंड कर गया। इस समय आप बाजार के हाल को कैसे देखती हैं? गुड मॉर्निंग अजय। यस, आपने ठीक बात बोली। बल्कि मैंने ट्विटर पे भी मार्च एंड में ये लिखा था, बिना कुछ अगर मगर के, कि अगर ये होगा तो वो होगा। मैंने कहा कि अभी यही रिस्क है कि अगर आप निवेशित नहीं हैं तो बाजार में निवेशित होने का रिस्क तो सबको मालूम रहता है, लेकिन खतरा तब भी रहता है जब आप निवेश ना करें। और मैं देख रही थी उस समय तो इंडेक्स 16,000 की ही रेंज में था, 17,000 नहीं पार किया था। तो और ये भी मैंने कहा था कि अगर आप पूछ रहे हैं कि मार्केट का बॉटम हो गया या नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि एग्जैक्ट हो गया है, लेकिन बॉटम की रेंज तो डेफिनेटली है। तो वहां से आज, जैसा आप बोल रहे हैं, बड़ा रिबाउंड आया। तो बाजार में वही होता है कि आपको अपमूव अगर एक बार आप मिस कर जाते हैं तो फिर बाद में आके आप जितना भी सोच समझ के निवेश करें, उसको मेकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी भी बाजार अच्छा लगता है, अभी भी वही रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो क्रैश का खतरा बहुत कम है इसके बनस्पत की आप अगेन अभी अप मूव शुरू हुआ है। अभी आप आगे का अप मूव मिस करेंगे। तो ओवरऑल तो अच्छा लगता है बाजार। हम्म। देवना, एक और खास बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस वीकेंड में क्या हुआ। हमें सब पता है कि दुनिया भर में डेट सीलिंग का मामला जो है लोगों को थोड़ा सा नर्वस कर रहा है, लेकिन एक कमेंट मैंने पावेल साहब से देखा जो ये दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं कि अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी, यहां से फर्दर रेट हाइक करने की जरूरत ना पड़े। क्या ये बाजार भांप रहा है कि 6 से 8 महीने आगे रेट हाइक तो छोड़िए, एक पॉज के बाद अब रेट कट शुरू हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो सकता है तो रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक्स को एक और पुश मिल सकता है? देखिए, रेट हाइक की जहां तक संभावना है, इसी बार नहीं, इससे पिछले बार भी जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके बाद पावेल साहब ने यही कहा था कि जो चीज हम लोग रेट हाइक से हासिल करने की कोशिश करते हैं, वही चीज फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटनिंग, या जिसको आप बोलिए क्रेडिट टाइटनिंग, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है मार्केट में, तो उससे भी सेम ही प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव पड़ता है जो रेट टाइटनिंग से पड़ता है। तो उन्होंने यही बोला था कि हम लोग इसलिए वो देख रहे हैं कि कितना कुछ उसी से अचीव हो जाता है, तो हमको उतनी रेट हाइक करने की जरूरत ना पड़े। पर दोनों तरह से ही जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं वो वही है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए और इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आ जाए। तो वो चाहे रेट हाइक से हो, चाहे इस तरह से हो कि बैंकिंग में जो कुछ भी थोड़े इश्यूज हुए उसके कारण वो क्रेडिट में टाइटनिंग हो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बाजार में कम हो, तो वो बात वही है दोनों तरह से। रेट कट का जहां तक सवाल है, हम उसको बहुत जल्दी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साल हमें नहीं लगता कि रेट कट आएगा। पर अभी तो जितना इंडिकेशन है, एटलीस्ट अगली फेड मीटिंग में तो पॉज जैसा ही लगता है। अभी आगे देखते हैं, ये तो आगे कैसे कहानी बनती है ये तो फेड को भी नहीं मालूम रहता। तो मैं तो अभी कुछ पैकिंग करते हुए पुराने अखबार देख रही थी। 2021 में तो ये बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन कोई बात नहीं, 3% तक चला जाए तो कोई इतने चिंता की का विषय नहीं है। तो 2021 में तो 3% भी बहुत अधिक लगता था। तो आपको मालूम नहीं रहता कि सब कुछ कैसे पैन आउट करेगा। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मैंने तो साल के बिगिनिंग में भी कहा था कि, और इनफैक्ट पिछले अक्टूबर मैं ये बात कह रही थी कि इकोनॉमी और बाजार दो अलग चीज हैं। आपको ये देखना है कि बाजार ने क्या डिस्काउंट कर लिया। तो 2022 में पहले 9 महीने में जो हालत थी अमेरिकन बाजार की, उसके बाद तो ये क्लियर था कि अब यहाँ से रिबाउंड आएगा। और आप देखिए तो सब लोग कहते रह गए कि रेट हाइक के बाद वैल्यू स्टॉक चलेंगे, लेकिन इस साल नैस्डैक और टेक ने सबसे अच्छा किया। तो बाजार आपके लिए इतना आसान नहीं बना देता कि वन ऑन वन की अभी इकोनॉमी नीचे जाएगी तो बाजार भी साथ में नीचे जाएगा, या उल्टा उसका। ग्रोथ स्टॉक्स एक्चुअली
जोर से रिबाउंड किया, इंक्लूडिंग टेस्ला और नैस्डैक। लेकिन सेंट्रल बैंक की बात करें तो हमारे सेंट्रल बैंक ने भी एक कदम उठाया ओवर द वीकेंड। लोग घबराए उससे, 2000 के नोट को रिप्लेसमेंट प्लान अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने उसको, कुछ लोगों ने डिमोनेटाइजेशन की तरह भी लिया। लेकिन फैक्ट ये है कि बाजार में, बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ने की एस्टिमेट आ रही है। बैंक्स में थोड़ा डिपॉजिट बढ़ जाएगा, कासा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप बैंक्स बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं। आपने इस पूरे मुद्दे को कैसे देखा और आपका बैंक्स पे सभी स्टैंड क्या है? इसके कारण तो बैंक पे स्टैंड चेंज नहीं हुआ है, ओके। बदला नहीं है। मुझे तो लगता है मतलब इस पूरे चीज का क्या औचित्य था ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं देख रही थी कि जहां तक 2000 के नोटों का सवाल है वो सर्कुलेशन में कम ही हो रहे थे। तब आई थिंक 2018 में कुछ 37% था, जो घट के अपने आप ही 10% के लगभग आ गया था, तो 10% के लगभग आ गया था। तो वहां से तो कम ही हो रहा था, तो ये करने का क्या लॉजिक था मुझे तो नहीं समझ में आया। और बैंक्स के लिए ऑफ कोर्स कोई जो आके चेंज करेगा तो उसमें तो कोई डिपॉजिट में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उतने ही के नोट वापस देंगे। अगर आप 20,000 रुपए लेके आएंगे तो आपको 20,000 रुपए वापस मिल जाएंगे, खाली वो नोट बदल जाएंगे। जो थोड़ा बहुत डिपॉजिट होगा, इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक फर्क पड़ेगा, और या उसके कारण ही बैंक्स अच्छे लगते हो। बैंक्स ओवरऑल अभी भी आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी में आते हैं, और इस बार भी आप देखिए तो इस तिमाही के नतीजे भी प्राय अच्छे ही आए बैंक से। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे पिछली बार भी कि बैंक्स जनरली मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, मैं थोड़ा डर डर के निवेश करती हूँ बैंक्स में। लेकिन पिछले साल के मध्य से बैंक में हम लोग मार्केट वेट पर गए थे, जो अब वो प्राइस के परफॉर्मेंस के कारण अब वो ओवरवेट हो गया है। मॉर्निंग तो अभी देवीना। उसमें उस स्टांस में कोई बदलाव नहीं आया है। ओके। मॉर्निंग देवीना, यस हमें याद है कि आपने ये बात कही थी कि बैंक्स फाइनेंशियल्स आपको इतने पसंद नहीं है, लेकिन इस बार के जो अर्निंग्स आए हैं, मेजर ऑफ द नंबर्स आ चुके हैं निफ्टी में, लगभग आप देखें तो 8-8.5% की ग्रोथ भी देखनी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी दिखी है। अगर नॉन BFSI सेगमेंट को देखें, उसकी ग्रोथ को आपने कैसे टैप किया है? कई सारी कमोडिटीज़ है जो 52 वीक पर है। क्या आपको आगे के लिए डायरेक्शन दिखती है नॉन BFSI सेगमेंट में? नहीं, मैं फिर से बोल दूं कि बैंक, मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम लोग को पिछले साल मध्य से बेहतर लग रहे हैं। तो ये तो मैं ओवरऑल चीज कहती हूँ कि किसी भी समय आप मेरे से पूछेंगी तो मैं कहूंगी कि बैंक्स में निवेश करते समय थोड़ा डर तो रहता है कि कभी कहीं से कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आए। जहां तक आपने नॉन बैंकिंग कंपनीज की बात की है, मेरे हिसाब से एक बड़ा जो बदलाव आया है वो है क्रूड, और देयरफॉर क्रूड के जो डाउनस्ट्रीम होते हैं सब चीज, बिकॉज जो क्रूड के डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं वो उत्पाद सब बहुत सारी कंपनियों के लिए इनपुट होते हैं। आप FMCG ले लीजिए, पेंट ले लीजिए, केमिकल्स, इवन सीमेंट, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये अभी जो तिमाही निकल गई है उसमें तो थोड़ा कम, लेकिन अब ये वाली तिमाही से जो FY 24 की जो पहली तिमाही होगी, वहां से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि अब जैसा आपने बोला कमोडिटीज के भाव नीचे जाते हैं, तो उसका जो अच्छा प्रभाव होता है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे आता है। और इंडस्ट्रीज पे क्यों मैं कहूंगी कि क्रूड का भाव पिछले साल से इतना कम हुआ है, तो उसका ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ता है, चाहे वो मुद्रा स्फीति की दर हो, मतलब इन्फ्लेशन हो, या GDP या करंट अकाउंट डेफिसिट हो। ये दो चीज पे तो एकदम डायरेक्ट असर पड़ता है, और देयरफॉर वो फिर ग्रोथ के लिए बूस्ट होता है कि आपका उतना पैसा। और प्लस अब एग्री कमोडिटीज का भी दाम कम हुआ है, तो जो घर का बजट है वो थोड़ा बेहतर लगता है। तो जहां तक कॉर्पोरेट नतीजों की बात है, उसका असर आपको इस तिमाही से ज्यादा नजर आएगा, और काफी सारी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स पर नजर आएगा। देवीना, ये IT पे आपको ट्रस्ट है कि ये बॉटम बना रहे हैं और ये चलेंगे भी? थोड़े ग्लोबल हेडविंड्स हैं, बार बार बातचीत होती है कि कहीं रिसेशन ना हो जाए, कि कुछ हो ना जाए। IT पे आपका स्टैंड क्या है? IT मुझे अभी भी कोई खराब नहीं लगता है, वो फिर भी प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। और आप सोचिए आपका पिछले साल और इस साल से कितना फर्क हुआ। पिछले साल भी पहला जो
हाफ था, उसमें आईटी ने बहुत अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन उस समय क्या कंसर्न था कि डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ता जाएगा, बिकॉज वो टेक कंपनी नहीं, नॉन टेक कंपनी भी लोगों को हायर कर रही है, तो अब तो लोग मिलेंगे ही नहीं। और अभी आप देखें तो बिल्कुल उसका उलट है कि अब डिमांड नहीं है। तो ये तो खाली हम लोग वो बाजार के भाव के साथ बहते रहते हैं और कोई ना कोई लॉजिक निकाल लेते हैं। बट आप देखिए 1 साल में कहाँ से कहाँ हो गया कि पिछले साल तक की डिमांड ही डिमांड है, वो प्रॉब्लम है, अब डिमांड नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो पर ये बिज़नेस फिर भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है और डॉलर रूपी हेज भी है। तो जब थोड़ा अनसर्टेनिटी होता है तो कई बार ये होता है कि आपका जो डील इस तिमाही में आना था वो क्लोज नहीं हुआ, वो अगले साल अगले तिमाही में आएगा। तो वो थोड़ा-सा मतलब वो जिसे बोलते हैं सेल्स साइकिल, वो थोड़ा लंबा हो जाता है कि आप जितना समय नॉर्मली लगता है एक डील क्लोज करने में, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। पर ये जो ओवरऑल उसका जो ड्राइविंग फोर्स है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन बढ़ेगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसकी तरफ आती जाएंगी, वो फोर्स चेंज नहीं हुआ है, उनके जो इकोनॉमिक्स चेंज नहीं हुए हैं। और मैंने जैसे कहा कि ये डॉलर हेज भी है, तो बुरा नहीं लगता बहुत। अभी इस समय ये नहीं कहूंगी कि आईटी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बुरा भी नहीं लगता है। देवेना, ये इंडस्ट्रियल्स के ऊपर आपकी राय क्या बन रही है इस समय? काफी अच्छी चाल दिखा चुके हैं, एटलीस्ट लार्ज कैप मिड कैप सभी चले हैं वैसे तो, लेकिन वैल्यूएशन का संदेह और क्वेश्चन मार्क आने लगा है लार्ज कैप इंडस्ट्रियल्स पे। और उसके बीच में कुछ लार्ज कैप इंडस्ट्रियल्स जो एमएनसी टाइप के हैं वो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन भी अनाउंस कर दिए हैं जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं और 10% नीचे हैं। सीमेंस फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे इसको यूज कर रहा हूँ। कोई बड़ी गिरावट इससे मिलती है क्या? ऐड करने लायक है अभी भी स्टोरी ये, या अब वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम साइड पे चले गए हैं तो इसलिए फ्रेश परचेजेस में आपको उतना कंफर्ट नहीं है? देखिए इंडस्ट्रियल्स मैंने शायद पिछली बार भी आपके चैनल पर कहा होगा, हमको बहुत समय से अच्छे लगते हैं। बहुत समय से मतलब अक्टूबर 2021 से। तो अब तो 1.5 साल से भी ऊपर हो गया, 20 महीने के लगभग हो गया। तो हम लोग का जो बड़ा बेट था इंडस्ट्रियल्स पे वो 20 महीना पहले से था। क्योंकि उससे पहले 2009 से लेके 2021 तक उनका बहुत ही खराब समय रहा और बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा। उतने समय में इंडस्ट्रियल्स का इंडेक्स 2.5% कंपाउंड किया, जबकि बाजार 9.5% कंपाउंड किया। तो जब उसमें फंडामेंटल उनके बदलने लगे डिमांड साइड पे और साइड्स पे, तो हम लोग को श्योर था कि अब ये चला तो काफी लंबा चलेगा। और बहुत सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना भी हुए। हमारे लिए ये सबसे अच्छा सेक्टर रहा। तो उसमें कुछ जगह प्रॉफिट बुक किया, कुछ जगह ऐसा लगा जैसा कि आपने कहा कि वो रन मोस्टली हो गया, तो कोई और इंडस्ट्रियल में मूव किया। लेकिन अभी भी इवन जो हम लोग का पिछले तिमाही का जो रीबैलेंस था मार्च एंड का, तब भी हमारे सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल्स ऊपर की तरफ आए, ऊपर की रैंक में आए। तो अभी भी सिस्टम को वो अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा रीएलोकेशन किया है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है, की है। तो वो देख समझ के अब करने वाली बात है। अब वो अक्टूबर 2021 में आप नहीं है, 2021 में आप नहीं है कि आप सब कुछ ले लें, सभी कुछ चलेगा। तो वो थोड़ा देखभाल के लेने की जरूरत है। पर अभी भी सेक्टर अच्छा लगता है, हम काफी ओवरवेट हैं। ओके देवीना, आप ऑटो स्पेस में कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हैं? क्योंकि अब तक जो ट्रेंड था वो प्रीमियमाइजेशन का था, उसके चलते हमने देखा कि पैसेंजर व्हीकल में कई सारे स्टॉक्स जो अच्छे चले भी, और इनफैक्ट सीवी साइकिल वहाँ पर भी अच्छी स्ट्रेंथ है। लेकिन अब जो ग्रीन शूट्स टू व्हीलर स्पेस के लिए दिख रहे हैं और वहाँ पर कई सारे पॉसिबल अच्छे ट्रिगर्स दिख रहे हैं, इस स्पेस को आप कैसे प्ले करेंगे? ऑटोज एक ऐसा स्पेस है जिसमें जनवरी और अप्रैल का जो हम लोग का रीबैलेंस था, इसमें हम लोगों ने नाम ऐड किए हैं ऑटो में भी, और ऑटो कंपोनेंट्स में काफी कुछ। सो हमारे सिस्टम्स को ऑटो कंपोनेंट्स भी अच्छे लग रहा है। सो काफी समय के बाद इस सेक्टर की तरफ थोड़ा एलोकेशन बढ़ा है हमारा। तो पर आपको देख समझ के लेना होगा। और जहां तक वो ग्रीन व्हीकल्स की, मुझे तो याद है 1.5 साल पहले भी मुझसे किसी ने पूछा था कि ये सब नए कंपनीज आ रही हैं टू व्हीलर्स में और इस सब में, तो आपका क्या ख्याल है कि इनकम्बेंट्स का क्या होगा? मैंने कहा ऑटो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें
आप अधिकतर मैनेजमेंट को देखें तो समझदार स्मार्ट मैनेजमेंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा जो मौका है उसको जाने देंगे या और कोई लेके चला जाएगा। तो मेरा बेट तो हमेशा से इनकम्बेंट्स पर था कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे और ये वाला ट्रांजिशन भी उनसे हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ है। तो जैसा कि मैंने कहा, अभी पिछले इस कैलेंडर ईयर से हमने देखूं तो हमारे सिस्टम्स को ऑटो कंपोनेंट्स पहले से अधिक अच्छे लग रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने कुछ चुनाव करके कुछ स्टॉक्स लिए हैं। देवीना, अगर हम आपसे बातचीत करेंगे तो खैर पूरा दिन भी हमारे लिए कम हो सकता है, क्योंकि आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके हम ले लेते हैं। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन में आपसे मैं समरी चाहता हूँ, आप उसकी समरी कर दीजिए। उस समरी में ये कर दीजिए कि कौन सी चीज़ें आपको ठीक लग रही हैं, यानी कि कौन से सेक्टर्स ठीक लग रहे हैं और कौन से ख़राब। नहीं तो हम पूछ नहीं पाए तो फिर रात हो जाएगी। तो कौन से सेक्टर, अभी भी जो सेक्टर जिसमें हम सबसे ज्यादा ओवरवेट है वो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स ही है, और बैंकिंग में थोड़ा ओवरवेट होंगे। जैसा मैंने कहा, पिछले दो रीबैलेंस में ऑटो कंपोनेंट्स में हम लोगों ने कुछ एडिशन किए, फार्मा में थोड़े चुने हुए शेयर लिए और कंस्ट्रक्शन में एक दो नाम और ऐड किए। जो अभी नहीं अच्छा लगता वो कमोडिटी रिलेटेड कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे ऑयल रिलेटेड या मेटल माइनिंग, और दूसरा अभी भी उतना कंज्यूमर के पास, जो आपका जो आम नागरिक जिसको कहें, उसके पास अभी उतना पैसा नहीं है, तो अभी भी वो ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पेंट्स, इस तरह के सेक्टर अभी भी उतना अच्छे नहीं लगते हैं। ऑलराइट देवीना, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। देवीना बात कर रही थी फर्स्ट ग्लोबल से बाजार पे बेट्स और इन्वायरमेंट के बारे में। लेकिन आगे